हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 और हम इसके इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं पेज नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 4। स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिमूव ऑडिटर एट जनरल मीटिंग शैल बी पास्ड विद इन हाउ मच डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद कितने दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जानी चाहिए ऑडिटर को रिमूव करने के लिए। ऑडिटर को रिमूव करना है जनरल मीटिंग में, तो कितने दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद हो जानी चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास। और इसका आंसर है 60 डेज। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर। हम चलते हैं आगे और करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स। नाउ इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 23। FLP Limited engaged in the business of real estate and energy defaulted on its borrowings। एक सेकेंड, चलिए। FLP Limited engaged in the business of real estate। FLP Limited किस में बिजनेस कर रही है? रियल एस्टेट में कर रही है और एनर्जी में कर रही है। डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने अपनी बोरोइंग की पेमेंट के लिए, जो कि 1000 करोड़ से कर्ज लिया होगा, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 31 March 23 a fraud was uncovered in respect of various transactions of the company, and it was observed by the central government that the auditors of the company were involved in such fraud। अब मार्च 23 में पता लगा फाइनेंशियल्स में कि भाई ये जो फ्रॉड चल रहा है इस कंपनी में, और उस फ्रॉड में ऑडिटर भी इन्वॉल्व है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा। नाउ प्लीज सजेस्ट व्हाट कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस केस। तो बताइए क्या क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा उस कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे चली जाएगी ट्रिब्यूनल के पास, NCLT के पास, कि जो ऑडिटर्स हैं उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अच्छे से ड्यूटी निभाया नहीं है। तो देखते हैं। नाउ NCLT क्या करेगी? सेटिस्फाइड दैट द ऑडिटर हैज एक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, कि NCLT सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंट मैनर किया, फ्रॉड किया है। नाउ डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स, और कंपनी को बोलेगी अपना ऑडिटर बदलो। Now second, the removed auditor shall not be eligible to be appointed as auditor of the company of any company for 5 years and liable for action। मतलब अब जो जिस ऑडिटर को हटाया जा रहा है ना, वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। अब ये चलते हैं ऊपर। NCLT सुओ मोटो, मतलब खुद भी कर सकती है ऐसा काम, और NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे भी ऐसा काम कर सकती है, और NCLT किसी भी कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे भी ये काम कर सकती है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन के 15 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है ट्रिब्यूनल में, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर इट शैल ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर एंड CG में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। तो उसमें 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर दे दें कि अब ये ऑडिटर ऑडिट वाली फंक्शंस नहीं कर सकता, ऑडिटर नहीं रहेगा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। Now illustration number 6, page number 25. Mr. Anil, a chartered accountant, is a partner of a firm and has been appointed as an auditor of Lakshman Limited। Mr. Anil एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक पार्टनर है एक फर्म में, वो अपॉइंट हुए हैं एज एन ऑडिटर, वो ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं लक्ष्मण लिमिटेड में। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि सितंबर 2022 में हेल्ड हुई है। When which he accepted the assignments, और जिसमें उसने असाइनमेंट भी ले लिया, ऑडिट वाली असाइनमेंट। Subsequently, in Jan 23, he offered Bharat, another chartered accountant, who is the manager finance of Lakshman Limited, जो उसने एक ऑफर किया है भारत को, एक दूसरे CA को, जो कि फाइनेंस मैनेजर लक्ष्मण लिमिटेड में बन रहा है, to join the firm of Anil as a partner। वो कह रहा है कि ऑफर कर रहा है कि भारत जो कि दूसरा CA है और वो फाइनेंस मैनेजर भी, कि तुम मेरे फर्म में आके पार्टनर बन जाओ। बताइए, ये वहां गया ऑडिट करने के लिए और वहां के मैनेजर को ही बोल रहा है मेरी फर्म में पार्टनर बन जाओ। नाउ सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द
company will be disqualified to act as an auditor of a company. अगर कोई पार्टनर एम्प्लॉयमेंट में है किसी ऑफिस में या कोई एम्प्लॉय कंपनी का है जो कि यहाँ पार्टनर बन जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है उस कंपनी का. Section 141 provides that an auditor who becomes subject after his appointment to any of disqualification specified in Section 141 shall be deemed to have vacated his office as an auditor. अगर कोई ऑडिटर अपॉइंटमेंट की डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑडिटर अपॉइंट होने को, तो उसका ऑफिस खाली माना जाएगा, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल मानी जाएगी. इन द प्रेजेंट केस अनिल इज ऑडिटर ऑफ मेसर्स लक्ष्मण लिमिटेड and any employee of Lakshman Limited cannot become the partner of the firm. अनिल ऑडिटर है मेसर्स लक्ष्मण के, लक्ष्मण लिमिटेड का अनिल ऑडिटर है. अब अनिल की फर्म में उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय पार्टनर नहीं बन सकता है. इन केस दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, द फर्म शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड ऑफ द ऑफिस, तो माना जाएगा ये फर्म अब ऑडिट नहीं कर सकती है इस कंपनी की और उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, उनका ऑफिस खाली माना जाएगा, वैकेट किया मतलब किसी और की फिर अपॉइंटमेंट होगी. Illustration 7. Mr. Ashish, a practicing chartered accountant. Mr. Ashish एक practicing chartered accountant है. He is holding securities of XYZ Limited. उन्होंने XYZ Limited के securities hold किए हुए, मतलब shares hold किए होंगे. Now having shares भी हो सकते हैं, debentures भी हो सकते हैं, preferential कुछ भी हो सकता है securities में. Now having face value of ₹900. कितने की face value है? 900 रुपए की. Whether Mr. Ashish is qualified for the appointment as an auditor of XYZ Limited. क्या Mr. Ashish अब एज ए ऑडिटर क्वालिफाई हैं और अपॉइंट होने के, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटीज भी हैं उस कंपनी के, तो क्या कोई शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? एज पर सेक्शन 144, an auditor is disqualified to be appointed as an auditor if he or his partner is holding any securities or interest in the company or its subsidiary or of its holding or associate company or subsidiary of such holding company. मतलब ऑडिटर या उसका कोई पार्टनर किसी उस कंपनी में, जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, अगर उसका कोई भी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है उस कंपनी में, चाहे उस कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में, उस कंपनी के रिलेटेड में जितनी भी कंपनीज हैं, तो वो बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. इन द प्रेजेंट केस मिस्टर आशीष इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ 900, 900 रुपए की उसने सिक्योरिटीज होल्ड किए हुए XYZ लिमिटेड में. देयरफॉर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड. XYZ लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. नाउ इलस्ट्रेशन 8. मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मिस्टर पी कौन है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी. मिस्टर क्यू है वो मिस्टर पी के रिलेटिव है. इज होल्डिंग सिक्योरिटीज. अब इसमें मिस्टर पी ने नहीं होल्ड किया, लेकिन मिस्टर क्यू ने होल्ड कर रखा है ABC लिमिटेड में, और जिसकी फेस वैल्यू है 90,000 की. क्या अब इस केस में मिस्टर पी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? ऑडिटर अपॉइंट होने गया, मिस्टर पी हो सकते हैं अपॉइंटमेंट, तो आपको इसका जवाब देना है. नाउ एज पर सेक्शन 141 द ऑडिटर इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड. ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपॉइंटमेंट को लेकर अगर वह या फिर उसके जो रिलेटिव हैं, उसके पार्टनर्स हैं, किसी भी कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, एसोसिएट कंपनी में अगर सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, रिलेटिव भी. नाउ फर्दर एज पर द प्रोविजो रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर में होल्ड द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख. अब जो रिलेटिव है उसने फेस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा का होल्ड नहीं किया है. इन द प्रेजेंट केस मिस्टर क्यू एक रिलेटिव है, उन्होंने 90,000 की फेस वैल्यू का होल्ड किया है, विच इज एज पर द रिक्वायरमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट के फुलफिल कर रहा है. 1 लाख से ज्यादा होने पे था कि वो नहीं कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, तो देयरफॉर मिस्टर पी विल नॉट बी डिस्क्वालीफाई. अगर ये बंदा 90,000 की जो सिक्योरिटीज होल्ड किए हैं इसके रिलेटिव ने, अगर 1 लाख से ज्यादा का होता है ना, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, तब जाके ये डिस्क्वालीफाई हो जाता. लेकिन यहाँ तो 1 लाख से कम है, 90,000 ही है. ऐसे केस में उन्होंने फुलफिलमेंट जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया. देयरफॉर मिस्टर पी विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड. तो ऐसे केस में मिस्टर पी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे ABC लिमिटेड की ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 27. BC एंड कंपनी is an audit firm having partners Mr. B and Mr. C and Mr. A. अब Mr. B and Mr. C पार्टनर हैं. Now Mr. A रिलेटिव ऑफ Mr. C. Mr. A एक Mr. C के रिलेटिव है. उन्होंने सिक्योरिटी होल्ड कर रखे हैं
MWF लिमिटेड में, जिसमें वो ऑडिट करने जाएंगे, और उसकी फेस वैल्यू है 1,10,000 ही है, तो 1,00,000 से ज़्यादा हो गया। क्या BC एंड कंपनी क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए, ऑडिटर के लिए, या फिर नहीं? तो ऐसे केस में आप वही सारा लॉ बता दीजिए कि कोई भी रिलेटिव, कोई भी पार्टनर किसी फर्म का अगर जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, या उसकी सब्सिडरी में, उसके एसोसिएट में, उसकी होल्डिंग में अगर सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, इंटरेस्ट है उसका, तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ रिलेटिव के केस में जो फेस वैल्यू है 1,00,000 से नीचे की होनी चाहिए, मतलब 1,00,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इस केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अपॉइंटमेंट को लेकर, क्योंकि जो उसके पार्टनर हैं या पार्टनर के जो रिलेटिव हैं वो 1,00,000 से ज़्यादा रख रहे हैं वैल्यू, ठीक है ना, विच इज एक्सीडिंग द लिमिट, तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। Now we are on page number 29, illustration number 10. ABC and Company is an audit firm having partners Mr. A, Mr. B and Mr. C. ABC and Company एक ऑडिट फर्म है, उनके पार्टनर्स हैं A, B, C, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तीनों, ठीक है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन 4, 6 एंड 10 कंपनीज। तीनों के तीनों पार्टनर, एक ने 4 कंपनी में ऑडिटर बना हुआ है, एक 6 में और एक 10 में। नाउ प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी। अब एबीसी एंड कंपनी कितनी और फर्म में या कितनी और कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, ये बताइए। नाउ सेकंड, प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। और इंडिविजुअल पार्टनर के नाम पे और कितने ऑडिट वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4, 6 और 10 तो हैं। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कंपनीज को लेकर है कि एक बंदा कितनी ऑडिट होल्ड कर सकता है, ऑडिटर बन सकता है, एक फर्म कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकती है। इन द इंस्टेंट केस, मिस्टर ए इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट इन 4 कंपनी। मिस्टर ए होल्डिंग कितने करते हैं, मतलब 4 कंपनी के ऑडिटर है। मिस्टर बी 6 कंपनी के, और मिस्टर सी 10 कंपनी के। और एग्रीगेट करें 10, 6, 16, 4, 20, तो फर्म के तीनों पार्टनर का मिला के देखें तो 20 ऑडिट है। अब एज पर सेक्शन 141 of the Companies Act, a person shall not be eligible or appointment as an auditor if he is in full-time employment elsewhere, or person or as a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies other than one person company, dormant company, small company and private companies having paid up share capital less than 100 crore। मतलब 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनीज को छोड़ के, या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे, उनको छोड़ के मैक्सिमम वो 20 कंपनीज में ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, नॉट मोर देन 20 कंपनीज, ठीक है। एम्प्लॉय हैं तो वहां भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं एज पर सेक्शन दिस लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट इज पर पर्सन। जो 20 कंपनी ऑडिट, 20 कंपनी में ऑडिट अपॉइंट हो सकते तो पर पर्सन के हिसाब से। इन द केस ऑफ ऑडिट फर्म हैविंग 3 पार्टनर, अगर इस केस में 3 पार्टनर हैं तो 20 into 3 कर दो तो 60 कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। समटाइम्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी ए पार्टनर इन अ नंबर ऑफ ऑडिटिंग फर्म। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग फर्म में भी पार्टनर हो सकते हैं। इन सच अ केस ऑल द फर्म इन विच हिज पार्टनर प्रोप्राइटर विल बी टुगेदर एंटाइटल्ड टू 20 कंपनी ऑडिट्स ओनली ऑन हिज अकाउंट। अगर अलग अलग कंपनी में पार्टनर है तो भी सब मिला के इंडिविजुअली वो 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। देयरफॉर एबीसी एंड कंपनी कैन होल्ड अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ 40 और मोर कंपनीज। तो 20 गुने 3 में तो 60 हो गए, 3 पार्टनर है तो 20 तो ऑलरेडी हैं, तो 40 कंपनी में तो और वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। उसकी फर्म की बात करें तो फर्म 40 कंपनीज में और ऑडिट के प्रोजेक्ट ले सकती है। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखें तो एक जो है वो 20 करेगा एक बंदा, तो 20 में से पहले के 4 निकाल दो तो वो 16 और ऑडिट कर सकता है। ना मिस्टर बी की बात करें, उसके पास 6 ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो वो 20 में से 6 निकाल दो तो 14 मोर ऑडिट्स। और मिस्टर सी की बात करें तो मिस्टर सी 20 शेयर होल्डर्स, 20 में से 10 के ऑडिट्स ऑलरेडी हैं तो मोर देन 10 मोर ऑडिट्स प्रोजेक्ट्स ले सकता है। एक सेकंड मैं कॉल करता हूँ आपको, सॉरी एक जरूरी कॉल है। हेलो सर, मैं कॉल बैक करूं, मैं एक लेक्चर ले रहा था। हाँ वो कर दिया है वहाँ पे, आई थिंक वो मंडे को ही होगा क्योंकि आज ऑफ है वहाँ का ना। बोल तो रहे हैं, दे दिए मैंने उसको पैसे वैसे ना। ठीक है चलिए, ठीक, ओके।
सॉरी गाइस, हम कहाँ थे, ये हमने कर लिया है। और ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज है, वो नॉट लेस देन 100 करोड़। मतलब ये जो 4 कंपनी 6 और 10 में जो ऑडिटर बने हुए हैं, उनकी जो कंपनीज हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा वाली तभी काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 100 से नीचे होगा तो फिर तो वो गिनती में नहीं आएगी, वो 20 जो ऑडिट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, नाउ वी आर ऑन 31st पेज। तो 31 नंबर पेज पे हम आगे। एग्जाम्पल नंबर 11, SHRD Private Limited. SHRD Private Limited is engaged in the business of software and consultancy. SHRD Private Limited किस में engage है? सॉफ्टवेयर के बिजनेस में और कंसल्टेंसी में। ठीक है, द कंपनी हैज एन एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़। कंपनी की जो एनुअल टर्नओवर है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा है, बट इट्स प्रॉफिट मार्जिन आर नॉट वेरी गुड। प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं है, मतलब बहुत कम पैसा कमाते हैं एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री की बात करें तो ना फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द कंपनी प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कंपनी कह रही है हम अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करने जा रहे हैं बोर्ड मीटिंग में। ओके, हाउएवर द रिम्यूनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड। लेकिन कितना ऑडिटर को पैसा देंगे वो फाइनलाइज नहीं हुआ। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कंप्लीटेड द एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उन्होंने एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट लेटर बिटवीन द कंपनी एंड द ऑडिटर्स। जो कंपनी और ऑडिटर्स के बीच में जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसे भी पूरा कर लिया। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द एंगेजमेंट लेटर बी साइंड विदाउट फीस। जो एंगेजमेंट लेटर है वो साइन होगा बिना फीस के, विद द क्लॉज दैट द फी टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। और क्लॉज डाल देंगे जो फी है वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। इन दिस सिचुएशन एंगेजमेंट लेटर विद सच अरेंजमेंट इज वैलिड। ऐसे सिचुएशन में जो एंगेजमेंट लेटर है जिसमें फी मेंशन नहीं किया लेकिन बता दिया म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे तो भी ये वैलिड रहेगा। एंगेजमेंट लेटर वैलिड है। चलते हैं आगे और हम आ गए हैं पेज नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 11, इलिस्ट्रेशन 11। MNO लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। MNO लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। वो बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, बिजनेस में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, द कंपनी ऑल्सो प्लान्स टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रही है किसी और प्रोडक्ट्स का विच आर करेंटली ट्रेड, जिसमें वो करेंटली ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। पहले वो ट्रेडिंग ही कर रहे थे। नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑडिट के दौरान पता चला द ऑडिटर्स कंप्लीटेड ऑल द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के लिए पूरा काम वाम अच्छे से किया है। हाउएवर द ऑडिटर गॉट स्टक on one procedure because of his audit has not got concluded। लेकिन ऑडिटर एक जगह रुक गए, एक जगह फंस गए ऑडिट करते टाइम और ऑडिट कंक्लूड नहीं कर पाए, किसी काम में अटक गए, मतलब उसी कंपनी के ऑडिट प्रोसेस में। नाउ ऑडिटर्स आर वेटिंग फॉर सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर्स को कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस चाहिए उनके रिव्यू के लिए। However, the management is not ready with this information and wants the auditor to complete their work without review of this information। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है हमारे पास तो ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं है, अभी हमारे पास तैयार नहीं, तो आप ऑडिट कंप्लीट करो बिना इस इन्फॉर्मेशन के। नाउ प्लीज एडवाइस एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। अब बताइए क्या ऑडिटर ऐसा कर सकते हैं? अगर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस चाहिए, तो क्या उसके बिना वो ऑडिट कंप्लीट करें? In the given case, the requirement of the auditors regarding additional information, that is director's report, MD and A management discussion analysis, without which they have not been able to conclude the audit, does not look valid। मतलब बिना उसके वो ऑडिट पूरी कर नहीं सकते हैं, वो रिपोर्ट उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चाहिए, अगर वो नहीं मिल पा रहे तो इसका मतलब ऑडिट जो है वो सही नहीं है, ऑडिट वैलिड नहीं मानी जाएगी। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। ऑडिटर्स को की जरूरत होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करे और अपना ओपिनियन दे। दिस द ऑडिटर डज नॉट ऑडिट दीज एडिशनल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सही नहीं लग रहा है इनको, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन। क्योंकि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
आपके ऑडिट करनी है और अपना ओपिनियन देना है, और ऑडिटर कह रहे हैं कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, तो वो कह रहे हैं द ऑडिटर डज नॉट ऑडिट दीज एडिशनल, तो ऑडिटर को नहीं करना है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट, हेंस द ऑडिटर शुड कंक्लूड द वर्क विदाउट डिलेइंग बिकॉज ऑफ दिस एडिशन। तो ऑडिटर को कंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी ऑडिट बिना इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दे दी गई है, आप उसकी ऑडिट कीजिए और अपना ओपिनियन दे दीजिए। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डायरेक्टर रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ही चाहिए, उसके बेस ही कंक्लूड करोगे तो वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं लग रहा है। अब हम आगे पेज नंबर 40, इलिस्ट्रेशन 12। NSH Limited is engaged in the business of retail and is listed on National Stock Exchange। NSH Limited जो है वो बिजनेस, रिटेल बिजनेस में है और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, ठीक है। द कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड अ बिजनेस अंडरटेकिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। अब कंपनी चाहती है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो किसी को अंडरटेकिंग मतलब किसी कंपनी को खरीदने की बात कर रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन ट्रांजेक्शंस अमाउंटिंग टू थाउजेंड ऑफ रुपीज वर कैरिड आउट बाय द एम्प्लॉइज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच द मैनेजमेंट फाउंड सस्पिशियस। कुछ उन सालों में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए जो एम्प्लॉय ने किए हैं, डायरेक्टर ने किए हैं, जिसमें कंपनी को, मैनेजमेंट को लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ी चल रही है इन ट्रांजेक्शन्स में। अब उन्होंने अपॉइंटेड अ फॉरेंसिक कंसल्टेंट, उन्होंने एक फॉरेंसिक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया कि भैया इसको चेक कीजिए। फॉरेंसिक कंसल्टेंट वो होते हैं जो किसी फ्रॉड की डिटेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पता लगाते हैं। अब तो सीए भी फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनको फॉरेंसिक ऑडिटर में सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ICAI से, जैसे कि मैं लूँगा ना, ठीक है ना। Pursuant to this review process, certain suspicious transactions were identified by the management। अब जब रिव्यू शुरू हो गया तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स मिले जिसमें भाई गलतियां हो रही थी, मतलब फ्रॉड था। एंड द मैनेजमेंट रिपोर्टेड दीज ट्रांजेक्शंस टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, और मैनेजमेंट ने ये सारी ट्रांजेक्शन्स अथॉरिटीज को बताई। ड्यूरिंग द course of statutory audit, such transactions were also made known to the statutory auditors। और statutory audit के दौरान ऐसे transactions statutory auditor को भी बताया गया। How should the auditor deal with such matter? अब बताइए जो statutory auditor है उस केस में ऐसी information के साथ वो कैसे डील करेंगे। As per section 143 of the Companies Act 2013, the auditor is required to report to the audit committee। जो auditor है वो report दे audit committee को और board of director को, जहाँ भी applicable है, एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी, कोई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, मतलब जुर्म हो रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, उसके ऑफिसर्स के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा। ओनली इफ इज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई और नोट सच इंस्टेंस इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज एन ऑडिटर, तभी जब वो उस बंदे ने अपनी ऑडिट के दौरान ये सब फाइंड आउट किया है। इन दिस केस द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैव बीन आइडेंटिफाइड द मैनेजमेंट, इसमें ऑडिटर ने नहीं आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है फर्स्ट, और इन्फॉर्मेशन दिया है मैनेजमेंट ने ऑडिटर को। अकॉर्डिंगली ऑडिटर शुड रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर टू द ऑडिट कमिटी, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है ऑडिट कमिटी को बताए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताए, बट द ऑडिटर वुड नॉट रिक्वायर टू रिपोर्ट द सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑडिटर ने फर्स्टली जाके उसने खुद नहीं पता लगाई, मैनेजमेंट ने उसको बताया है। अगर वो खुद पता लगा लेता तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता, लेकिन इस केस में उसको मैनेजमेंट ने बताया, तो वो बस ऑडिट उसको बताए, ऑडिट कमेटी को बताए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताए, बट वुड नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम टू द सेंट्रल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड नहीं है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट किया है। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो आई थिंक आगे के एग्जाम्पल्स हमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करनी चाहिए या डिस्कस करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।